हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद एक टॉपिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी को आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, उसे समझते हैं। नॉर्मल अगर लाइफ का देखा जाए तो केमिस्ट्री के लिए कहा गया है कि जो भी मैटर या सब्सटेंस एनवायरनमेंट में है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हो, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हो या उसके कॉम्बिनेशन के बारे में हो, उसका जो स्टडी होता है साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है वो केमिस्ट्री में होता है। तो कहने के लिए डिफिनेशन वाइज कह सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सब्सटेंस। यानी कि उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं मैटर या सब्सटेंस या पार्टिकल या एटम के बारे में, चाहे स्ट्रक्चर वाइज हो या उसके प्रॉपर्टीज वाइज हो या उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हो, ये सारे स्टडी को हम लोग जिस ब्रांच साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री करते हैं। अगर कहें तो ये जो मैटर के बारे में क्लास 9 में हम लोग डीपली पढ़े हैं। बेसिक में बोले तो खासकर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को हम लोग मैटर कह सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। हम उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। नॉर्मली कहा गया है कि केमिस्ट्री के लेवल से अगर देखा जाए तो हम लोग के आसपास जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, अगर इंडिविजुअल के बात करें, एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो 118 के आसपास, और उसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के कारण कुछ मैटर का निर्माण होता है, कुछ सब्सटेंस का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर को लेते हैं। अगर वाटर को भी बोले तो वाटर में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है। अब मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या है वो हम लोग लास्ट क्लास में, पहले के क्लास में जान चुके हैं, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। बस ये है कि ये एक मैटर है और इस मैटर में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये जो कंपोजिशन बना तो इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे अपने पोजीशन ओरिजिनल स्टेट से। ठीक है, तो कहा गया है कि जो भी केमिस्ट्री में जो चेंजेस आते हैं वो दो टाइप से आते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें कि कोई भी केमिस्ट्री का जो सब्सटेंस है जिसको केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया है वो कितने टाइप का हो सकता है। कहा गया है केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस है तो वो दो टाइप से डिफाइन हो सकता है, फिजिकल चेंजेस के आधार पर और एक केमिकल चेंजेस के आधार पर। ये फिजिकल चेंजेस क्या होता है सर? जब कोई सब्सटेंस अपने ओरिजिनल सब्सटेंस का जो स्टेट था उसको लूज नहीं करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अपने प्रीवियस स्टेट को दोबारा प्राप्त कर सकता है, वो फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि अगर एक वाटर ले लो और उसको फ्रिज में जमा दो तो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा। तो कहा गया है कि ये आइस में जो अगर सब सब्सटेंस जो मौजूद है वो भी H2O का ही फॉर्म में है, बस वो सॉलिड स्टेट में है। अगर इसको ज्यादा हीट दिया जाए तो फिर अपने पुराने स्टेट को वह प्राप्त कर लेगा। तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। बट कुछ ऐसा कंडीशन, ऐसा चेंजेस होता है जो पुराने स्टेट को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि अगर मान के चलो कोई कागज है, कागज को हम जला देते हैं, जलाने के बाद क्या हम उसके पुराने स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं? फिर से कागज बना सकते हैं उसी राख से? नहीं। तो इस टाइप के चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। अब जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे इसी केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस इससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे
केमिकल चेंजेस के बारे में, और इसी केमिकल चेंजेस को कहा गया है केमिकल रिएक्शन। तब तो आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोगों ने अभी जाना कि केमिस्ट्री में जब कोई सब्सटेंस आपस में जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस और दूसरे चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इसी केमिकल चेंजेस को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर हम समझें तो जैसे कि मान के चलो कि विनेगर को दूध में डालने से क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसके कारण से दूध फट जाता है कि नहीं। जैसे कि मान लो दूध फट जाता है और फिर पनीर निकाल लेते हैं या जो भी है, तो वही बात है कि कुछ रिएक्शन होने के कारण तो कुछ नए रिएक्शन होने के कारण कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी नए सब्सटेंस तो फॉर्म होंगे ही, उसके साथ कुछ नया प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, उसका कुछ अलग नेचर भी आ जाएगा, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो अब जैसे कि कुछ ऐसा कंडीशन को अगर लैंग्वेज में देखा जाए, जैसे कि अगर हम सोचें कि एक रिएक्शन को लेते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है और फॉर्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये सोचो कि यहां पर क्या है, तो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हो गया और ये भी एक एलिमेंट हो गया या सब्सटेंस बोलो। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको लिखित रूप में यानी रिटन में जो लिखा गया ये केमिकल रिएक्शन। बट हम लोग ये बात एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि कार्बन को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन को कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। तो अगर हम इस वर्ड्स को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें, जैसे कि C ऑक्सीजन का O और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये कैसे हुआ आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि CO2। हाँ, तो अब ये सोचो कि ये जो सिंबल के रूप में जो रिएक्शन को हम लिखे और इसे जो रिप्रेजेंट किए, तो इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग एक है, बट ये लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है और ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड। तो अब इसी दोनों को हम लोग जब भी बात करेंगे तो रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब कोई चीज को लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसी को जब सिंबॉलिकली लिखा जाता है तो कहेंगे वो केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये हुआ मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले से लिखो। अब बात उठता है कि ये जो रिएक्शन है इस एरो को क्या बोलो, एरो से पहले वाले टर्म को क्या कहते हैं और एरो के बाद वाले टर्म को क्या कहते हैं। अगर कहा जाए एरो से पहले वाले टर्म को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। एरो से पहले जितना भी सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। और एरो के बाद जो भी सब्सटेंस जितना मात्रा में भी है वह प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि एरो से पहले जो भी है उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो भी है उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो
अभी हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक समझो तो शॉर्ट हैंड मेथड है। जब किसी कोई लैंग्वेज वाले रिएक्शन को सिंबल में करो या फॉर्मूले में करो, उसका जो शॉर्टेस्ट यानी छोटे से रूप में जो लिखा जाता है वही है केमिकल इक्वेशन। तो कह सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, या तो सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। यानी जब कोई भी लैंग्वेज है उसको सिंबॉलिकली या फॉर्मूले वाइज हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम कोई एक लैंग्वेज वाला लेते हैं, लैंग्वेज को लेते हैं, लिखते हैं लैंग्वेज में when iron react with sulfuric acid, then it will be formed. It will be formed iron sulfate and release hydrogen gas. तो ये हुआ मेरा लैंग्वेज। अगर इस लैंग्वेज को कहें तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। अगर इसको वर्ड्स में लिखें, जो वर्ड्स को है इसको वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में हो जाएगा कि आयरन रिएक्ट किया तो प्लस में ही दिया जाता है कि वो कौन किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है, किसको किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है उसको प्लस में ही इंडिकेट करते हैं। आयरन कर रहा है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये हुआ मेरा कि आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है उससे पहले हम देते हैं एक एरो। ठीक है, कभी भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से पहले जो है उसको एक साथ लिख दिए, बीच में प्लस दे दिए। अलग अलग सब्सटेंस है तो जितना बार अलग अलग सब्सटेंस यूज करते हैं उतना बार प्लस देते हैं, माइनस नहीं देते इसमें। और जब मेरा सारा पहले वाला स्टेप सब सब्सटेंस को एक साथ कर दिए अरेंज, उसका एक एरो देते हैं, फिर न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल बी फॉर्म, बनता है आयरन सल्फेट एंड यानी प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको कहते हैं वर्ड्स इक्वेशन अगर कहो तो, या केमिकल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन दोनों को बोल सकते हैं, ये लैंग्वेज या वर्ड्स, इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब बात उठता है कि हम लोग को जानना है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में इस वर्ड को सिंबॉलिकली हम लोग जानते हैं Fe, सिंबल पहले से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तीर दे दिए, एरो दे दिए। आयरन सल्फेट, आयरन का Fe सल्फेट SO4 और हाइड्रोजन गैस का H2। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये हुआ केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम बोले थे कि एरो है, एरो से पहले जो रहता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट। ये सारा चीज क्या है, प्रोडक्ट। इसी को मैंने बताया। रिएक्टर क्या है, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट और नोन एज रिएक्टेंट। यानी कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है बिफोर रिएक्शन, उसको कहते हैं। बिफोर रिएक्शन जो भी चीज होता है, जो भी सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट।
ठीक है, पहले से लिखो। केमिकल रिएक्शन होने के कारण सब्सटेंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी चेंजेज आते हैं। अब वो चेंजेज अगर कहें मेजर रूप से क्या क्या है, उसके कैरेक्टर को बतलाता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि फर्स्ट चेंजेज हो सकते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया जाता है तो हो सकता है तो उसके कलर में कुछ चेंजिंग आ जाए। तो लिख सकते हैं फर्स्ट में चेंज इन कलर। ये भी हो सकता है कलर में चेंजिंग, जैसे हो सकता है कि ब्लू था वो आफ्टर रिएक्शन में कहें तो ब्राउन हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें कलर क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। इसके अलावा अगर कहें रिएक्शन में हमें जो देखने को मिलता है इजीली ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि कलर में जो कुछ चेंजिंग आएगा वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहें स्टेट चेंज होगा, चेंजिंग स्टेट, अगर स्टेट में कोई परिवर्तन होगा उसके चेंजिंग अगर कुछ स्टेट में होगा तो वो भी पता चल जाएगा। हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाए गैसियस स्टेट में चला जाए, या हो सकता है कि रिएक्शन करवाया जाए और वो सॉलिड स्टेट में नीचे में बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सब मेजर चीज है जो देखा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड में कहें तो चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो सकती है कि जब हम रिएक्शन करवाए कुछ जैसे कि चूने को पानी में मिलाए तो वो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया। तो ये भी हो सकता है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ रिएक्शन में वो रिएक्ट करने के बाद कुछ गैस जो है रिलीज कर जाए, हट जाए। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जब हम लोग कुछ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि उस सॉल्यूशन में दो एक सेपरेट कहें तो कुछ सब्सटेंस मिक्सचर होने के कारण दो सेपरेट हो जाता है। कहेंगे तो कुछ सॉलिड जैसा अलग हो जाता है, लिक्विड जैसा अलग हो जाता है, तो इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसमें कलर भी पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन के कलर से कुछ दूसरे टाइप का कलर अगर कहें तो कलर दिखाई पड़ता है। एक स्पेशल एरिया में कुछ डिफरेंट कलर भी दिखाई पड़ता है, तब ऐसा कंडीशन को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये मेरा मेजर रूप से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है। अभी मैंने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो ये केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन का, ये दो टाइप में हो सकता है। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट में जो एलिमेंट यूज किया गया है, जो फॉर्मूला यूज किया गया है, उसका नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल रहे, प्रोडक्ट में एलिमेंट या जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है उसके।
जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम मान के चलो, अभी हम लिखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल बी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखने से पता चलता है कि दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक तो कार्बन एक तो ऑक्सीजन। तो इस एलिमेंट में देखेंगे एक कार्बन की संख्या है, एक ऑक्सीजन की संख्या है, बट आप प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं कि कार्बन तो एक है बट ऑक्सीजन 2 है। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तब ऐसे घटना को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, तब हम कहेंगे कि वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर यह इस तरह से रहता C+O2 CO2, तब यह कहलाता बैलेंस और ये अनबैलेंस। तो क्या अनबैलेंस को बैलेंस किया जा सकता है? ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और अनबैलेंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसका क्या टेक्निक है वो भी देखेंगे। आज बस हम लोग बस यही देखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो और उसके साथ केमिकल रिएक्शन के कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब हम लोगों ने आज पढ़ा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।